सरकार के 3 साल और इन 3 सालों के कामकाज पर बात करने के लिए अब हमारे साथ सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ जी हैं। राज्यवर्धन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि मोदी सरकार के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि सरकार में काम अपनी जगह, लेकिन काम को लोगों तक पहुंचाना प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी प्राथमिकता रहती है। इसीलिए आपके मंत्रालय के नजरिए क्या किया आपने, 3 सालों में क्या हासिल किया है और कहां पहुंचे हैं? देखिए, सबसे सरकार कोई भी काम करे, जरूरी यह होता है कि जनता तक उस काम को पहुंचाया जाए। और अगर आप देखें कि पिछले 3 साल के अंदर जो उससे पहले माहौल था, एक लाचारी का, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, चाहे वो इकोनॉमी को लें, चाहे इंडिविजुअल व्यक्तियों को लें, जो पूरा सिस्टम चला आ रहा था, जो भ्रष्टाचार था, उस सब से अलग हटकर, उस सब को पार करके, अगर आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो उन्हीं पुरानी सरकारों की बात हो रही है। अगर इकोनॉमी के अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया गया है तो वो इन्हीं 3 सालों में आया है। विश्व के अंदर चाहे इकोनॉमी का जो भी हाल हो, लेकिन भारत के अंदर इकोनॉमी अभी भी बिल्कुल एक्टिव है और वो कॉन्फिडेंस आया है। देश, दूसरे दुनिया के लोगों को भी आया है, भारतवासियों को भी आया है। जो अभी तक पिछड़ा वर्ग होता था, जो भारत की आत्मा है, किसान है, गरीब है, गांव, महिला, यूथ, जितनी भी स्कीमें आप उठा लें, मैं आपको बतला सकता हूं कि वो इन सभी वर्ग के लिए बनी हुई है। दैट इज द एसेंस ऑफ टुडेज गवर्नमेंट, दैट इज द एसेंस ऑफ मोदी सरकार। राज्यवर्धन जी, अब जब 2014 में ये सरकार आई थी तो काफी एडवर्स पब्लिसिटी, काफी हॉस्टिलिटी कुछ सेक्शन से उनको सामना करना पड़ा था। इसीलिए ऑल द मोर क्योंकि आपका मंत्रालय इज रिस्पॉन्सिबल इन अ वे फॉर द इमेज बिल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्या 3 साल में आप वो अचीव कर पाए हैं? क्योंकि इन 3 सालों में लगातार सिर्फ इस इमेज को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हुई है, असहिष्णुता की बात हुई थी, अवार्ड वापसी की बात हुई थी। 3 साल में क्या उस इमेज को आप बदल पाए? पंजा, आप अपने सवाल को अगर ध्यान से देखें तो आपने मेरे से पूछा कि जब चुनाव हुआ था तो काफी एक एडवर्सिटी थी। क्या उस एडवर्सिटी में एक सिंगल सरकार बन सकती है? नहीं। तो एडवर्सिटी अगर कोई थी तो बहुत ही छोटे से एक सेक्शन में थी, जो शायद मीडिया से ज्यादा जुड़ा हुआ था और वोकल सेक्शन था। ऑब्वियसली, अगर हर घर में एक खिड़की हो और वो खिड़की आपके कंट्रोल रूम तक हो, तो जो भी उसमें डाला जाएगा वही उस खिड़की में निकलेगा। तो कहने का मतलब है, अगर एडवर्सिटी होती तो ये सरकार इतने बड़े मैंडेट से नहीं आती। उसके बाद भी देखें, जो पिछले 3 साल निकले हैं, उसके अंदर कितनी बार इनटॉलरेंस को उठाया गया, ये जो अवार्ड वापसी हुई, ये सबको उठाया गया। और पिछले 3 साल की अगर घटनाओं को देखें और उससे पहले 30 साल की जो घटनाएं हैं उसको देखें, तो जिस तरह की इससे पहले घटनाएं हुई थी उससे कहीं कम हद की घटनाएं अभी हुई थी, बहुत कम। इफ यू सी द इंटेंसिटी ऑफ दोज इंडिविजुअल इंसिडेंट्स, इट्स फार ग्रेटर इन द लास्ट 30 years, but none of them returned any award at that point of time. There is a small section which is, एक छोटा सा एक वर्ग है जो बहुत जबरदस्त रूप से खिलाफ है, लेकिन जो बहुत बड़ा एक वर्ग है वो पूरी तरह से साथ है। अब आप तय कर सकते हैं सरकार सही दिशा चल रही है या गलत दिशा चल रही है। मिस्टर राठौर, आपने सरकार की इमेज बिल्डिंग की भी बात की। नहीं, इमेज बिल्डिंग वाज द सेकंड पॉइंट। आई डोंट बिल्ड इमेज। माय जॉब इज, माय मिनिस्ट्रीज जॉब इज कि सरकार जो काम कर रही है उसको हर वर्ग तक ले जाना। चलिए मिस्टर राठौर, आप बात प्रोपेगेंडा की करते हैं, क्योंकि अपने सेशन का नाम हमने लिखा है इंफॉर्मेशन अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। कश्मीर की बात, क्योंकि वहां पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का चल रहा है, वहां पे कई इलीगल चैनल जो पाकिस्तान के, सऊदी अरब के, वो तक टेलीकास्ट हो गए। वहां के यूथ को बरगलाया जा रहा है। स्कूल की बच्चियां जो पत्थर फेंकती हुई दिखाई देती हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में कवर होता है, गलत तरह से आगे जाता है। लेकिन उस प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए, और क्या किसी तरह की मैकेनिज्म या कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप हो पाया जो इन चीजों को रोक सकता है? देखिए, टेक्निकली बहुत आसान है, किसी भी देश भर की, दुनिया भर की कोई चैनल है उसको दिखाना बहुत आसान बात है। 50,000 से ज्यादा प्राइवेट चैनल्स वहां पर एक्टिव हैं। 50,000 से 50,000 से ज्यादा चैनल, 50,000 चैनल्स हैं जो एक्टिव है इलीगल प्राइवेट चैनल। देखिए, ऐसा होता है कि हर
केंद्र सरकार को काम करने के लिए और हमारे मंत्रालय को भी जो हमारी जो एक्ट है, जो लॉज है, उसको क्रियान्वित करने के लिए हम निर्भर होते हैं हर जिले की सरकारों के ऊपर। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम होता है कि जहां पे भी कोई उनको नजर आए कि कोई गलत प्रोग्राम चल रहा है या कोई गलत चैनल चल रही है, तो उनके पास ये अधिकार रहते हैं कि वो उसको कन्फिस्केट कर सकती है, उस पूरे केबल नेटवर्क को बंद कर सकती है। ये जो एक बार अभी कुछ दिन पहले जो अखबार में आई थी, हमने चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को से भी बात करी, हमने उनको चिट्ठी भी लिखी कि क्या ये बात सच है जो अखबार में आई है। और अभी तो आपने टेलीविजन पे कर दी है कि 50,000 चैनल चल रही हैं, तो इसके भी हम पता लगाएंगे कि आप वाकई में 50,000 चैनल वहां चल रही हैं जो इलीगल हैं। और ये खबर आने के बाद दे आर एम्पावर्ड इनफ टू कन्फिस्केट द एंटायर इक्विपमेंट देयर। तो ऐसा नहीं है कि ये चल सकती हैं। काउंटर प्रोपेगेंडा is not the work of INB ministry. It is the work of the internal ministry, which is in our case the home ministry and of course the ministry of defense. और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि जो सच्चाई है, जो हम अपने आप अपनी चैनल्स के साथ चलाते हैं या जो आप सारी चैनल्स चलाते हैं, वो जनता तक पहुंचे। इनफैक्ट अभी हमारी कोशिश ये है कि वहां पर FM रेडियो जल्द से जल्द लगाया जाए ताकि जो खबरें हैं वो जनता तक आराम से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया, हालांकि पूरी तरह से हम देखें तो IT मिनिस्ट्री के नीचे आता है, लेकिन सोशल मीडिया अपने आप में प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा टूल बन गया है। ये आरोप लगता है कि आजकल सोशल मीडिया पर जंग लड़ती हैं पार्टियां, अपने अपने ट्रोल्स होते हैं, कुछ ट्रेंड कराया जाता है और ये होती है। तो ये जो एक पैरेलल मीडिया हम एक तरह से देख रहे हैं इन दोनों, उस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, ये पूरे दुनिया में हो रहा है। इनफैक्ट मुझे एक बार लगा कि सोशल मीडिया है, क्या ये जो ट्रेंड अभी चल रही है क्या ये सिर्फ भारत में है। और उस समय कहीं मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन उठाई तो उसका जो फ्रंट कवर था उसमें यही दिया हुआ था कि द एंगर ऑन सोशल मीडिया। ये पूरी दुनिया में हो रहा है अभी। मुझे लगता है कि जो हम आम तौर पे एक तरह से लोगों में कई बार भड़ास होती है, सिचुएशन होती है, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। उस फ्रस्ट्रेशन में आप कई बातें कहते हैं, वो बंद कमरे, वो 4 दीवारों में होती है या कुछ दोस्तों में होती है। आज आपके पास, हर व्यक्ति के पास एक चैनल है, वो तुरंत जो कहना चाहता है वो उस चैनल के ऊपर डाल देता है। और जो बातें लोगों को पसंद आती हैं, और अक्सर लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग बातें पसंद आती हैं, तो वो उसको वायरल कर देते हैं या उसको रीट्वीट कर देते हैं। तो ये विश्व भर में हो रहा है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई सरहद नहीं है। द टेरिटरीज आर ओनली डिमार्केटेड ऑन ग्राउंड। इसमें कोई सरहद नहीं है। यानी कश्मीर या कहीं और कोई घटना हो रही हो तो आपको कैसे पता चल सकता है कि ये आपके खुद के हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो इसमें अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं, या पाकिस्तान के पेड जो लोग हैं वो इसको कर रहे हैं? आप नहीं पता कर सकते। यानी करेक्ट, ये चैनल विश्व भर का है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इसका सर्वर भी हमारे पास तो क्या यूएस में इनका सर्वर है, कैसे उस जानकारी को कंट्रोल किया? यूएस भी कंट्रोल नहीं करती। कश्मीर में अभी व्हाट्सएप फैसिलिटी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और ये वही मीडियम है जिसके जरिए आतंकवादियों के वीडियोस वायरल होते हैं, उनके हाथ में गन है, उस तरह के पोस्ट आगे जाते हैं। कैसे कहीं पर एक प्रोटेस्ट करना है, उसके लिए मैसेजेस व्हाट्सएप के जरिए ट्रांसफर होते हैं, लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तो मीनाक्षी, आप इस बात से सहमत है कि हर चीज के अंदर सरकार को कोई कानून लाना चाहिए और रेगुलेशन करना चाहिए? जस्ट से यस और नो? No, just say yes. Can you say yes or no in this? I would say a mechanism has to be there. So, Meenakshi here agrees, and there is Aaj Tak people also sitting here, that she agrees that there should be regulation, that people cannot regulate, or the media itself cannot regulate. And therefore, if I apply this to media, that media should not regulate, because Meenakshi is saying the government of India needs to regulate. That a WhatsApp group is responsible. So, without taking the discussion any further and off the grid, let me just simply say that everyone, every citizen of this country is a soldier for this country. हर हिंदुस्तान का नागरिक इस देश का सिपाही है, और आपको निगरानी रखनी है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, और उस तरह आपको अपने चौकस रखते हुए देश की हिफाजत करनी है। जो मीनाक्षी ने सवाल उठाया उसी को आगे ले जाते हुए, अब रेगुलेशन की जहां तक बात हुई है, कल की घटना है, रादर थर्सडे की घटना है, जहां पे झारखंड में 9 लोगों को पीट कर मार दिया गया सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक वीडियो सर्कुलेट हुआ कि बच्चा चोरी करने का एक गैंग है।
सिर्फ शक के बिना पर और उस एक वीडियो के बिना पर, उस एक मैसेज के बिना पर ये हुआ। अगर रेगुलेशन होता तो क्या ये रोका जा सकता था? और अगर रेगुलेट नहीं करना है, विच इज अ फेयर आइडिया बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो और क्या मैकेनिज्म है इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए? देखिए पद्मजा, थैंक यू फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चन हाफ वे कि इसमें रेगुलेशन नहीं हो सकता और ये चैलेंज है। ये चुनौती इस विश्व के हर राष्ट्र के साथ आज है कि इसको हम रेगुलेट करें या नहीं करें। और इंटरनेट बना ही इसलिए है कि हर रेगुलेशन को तोड़ा जा सके। So this is a challenge which is present. We cannot find a solution sitting here on your round table, unfortunately. But the minds are working. हर कोई इसके ऊपर सोच विचार कर रहा है, चर्चाएं चल रही हैं कि क्या करना चाहिए। जब हद से बाहर चला जाता है कोई, तो उसको वहां पर रोक लगाना पड़ता है, एक टेम्पररी रोक लगाना पड़ता है। जिस तरह से माता पिता अपने परिवार के अंदर एक टेम्पररी रोक लगाते हैं, आप सबके बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आप मुझसे बोलते हैं अच्छा फोन रख दीजिए, अगले 4 घंटे के लिए फोन नहीं मिलेगा, पढ़ाई करिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब हद से बाहर चीजें निकल जाती हैं तो आपको रेगुलेट करना पड़ता है। कहीं आपको लगे कि अगर आप सरकार इमीडिएटली अगर इंटरफेयर नहीं करेगी तो कहीं दंगे हो सकते हैं, कहीं अफवाह उड़ सकती है, तो रेगुलेट करना जरूरी है, बट दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। जम्मू कश्मीर, यही चूंकि आपने ये बोला, जम्मू कश्मीर में बैन किया गया है, जैसा हमने एक वक्त पर असम में भी देखा था, फेसबुक, इंटरनेट बैन किया गया है। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है और ये जरूरी है कि लोगों को ये अधिकार दिया जाए कि जो वो मन में सोचते हैं वो उसका ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। ये आज का युग है और मुझे लगता है कि उसी बात को ध्यान में रखते हुए, जो अभी जैसे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, काफी देर से कश्मीर की बात कर रहे हैं, उसी तरह से पूरे देश के अंदर एक पूरा नया युग चला है। और उस नए युग के अंदर जिस तरह से हमने, जैसे आपका पहला प्रश्न था कि हमने पूरा का पूरा माहौल बदला है, आज एक विश्वास है युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, देश बदल रहा है। देयर इज, वी कैन सेंस एंड पीपल बिलीव कि हाँ, न्यू इंडिया हम ला सकते हैं। और उसकी तरफ जो काम हो रहा है, जितना भरोसा विदेश में आज है भारत के ऊपर, उस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आपके मीडिया के अंदर हमें भरोसा है। हमने एफडीआई हटा दिया बहुत सारी चीजों के अंदर, बहुत लिमिटेड जगह हमने रोक लगाई हुई है अभी एफडीआई की। दैट इज द न्यू इंडिया एंड दैट इज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो राइटिंग अबाउट। आप सोशल मीडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात से समझ सकते हैं कि जब आप 11 बजे अपनी मीटिंग में या 12 बजे जब अपनी मीटिंग में बैठते हैं, आपको एज अ नॉर्मल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कन्वेंशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। So that is the importance. मोदी जी का कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस है क्या कि कैसे आगे बढ़ना है या मीडिया को कैसे आगे ले जाना है, सोशल मीडिया को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाना है पार्टी की तरफ से? क्योंकि अक्सर आरोप लगता है कि भक्तों की एक बहुत बड़ी भीड़ है जो ट्विटर से लेकर फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहती है। देखिए, ये तो हजारों लाखों लोग सोशल मीडिया पे हैं आज, और जो भविष्य का जो जमाना है, आई मीन इवन नाउ, वो मोबाइल फोन्स के ऊपर चलने वाला है। अभी कन्वर्जेंस हो रहा है, आपका एंटरटेनमेंट भी मोबाइल पर आ रहा है, आपकी न्यूज भी मोबाइल पर आ रही है। अखबार पूरे विश्व के अंदर कम होते जा रहे हैं, भारत में अभी भी थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर रूरल भारत में ग्रो कर रहे हैं अखबार। लेकिन जो बेहद तेजी से बढ़ रहा है वो है डिजिटल विज्ञापन, यानी विच इज ऑन योर मोबाइल फोन्स। दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, उससे आप दूर जा नहीं सकते। तो यानी अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर जो बातचीत होगी, दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। सो एवरी कंट्री इज लुकिंग टुवर्ड्स इट। और फिर हमारे प्रधानमंत्री तो विश्व के अंदर ही इज द लार्जेस्ट फॉलोड पर्सन ऑन ट्विटर। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट। और विश्व के अंदर पहले 10 के अंदर 2 भारतीय हैं, सुषमा स्वराज जी और प्रधानमंत्री मोदी जी। व्हाट एल्स कैन वी वांट? अगर आप पूरे भारत के जितने भी मंत्री हैं और जितने भी ऑफिशियल हैंडल हैं, उन सब के अगर फॉलोअर्स को जोड़ दें तो आपके जितने भी प्रचार के जो कन्वेंशनल साधन हैं वो सब पीछे रह जाएंगे। ये रीच है हमारे भारत की मंत्रियों की और सरकार की। जो बात हम सोशल मीडिया पर डालते हैं वो आप जहां तक पहुंचाते हैं उससे ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। दैट इज द रीच ऑफ सोशल मीडिया। अब आप बोलें कि जो भी सोशल मीडिया पे है वो भक्त है, तो आप जल्दी से भक्त बनिए, बिकॉज यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया। इफ everybody on social media is a bhakt, I'm not saying that. नहीं, मिस्टर राठौर, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि वो एक उन्होंने मीडियम चुना है और वो हाईएस्ट फॉलोड भी है, और अच्छी बात है, सरकार की उपलब्धियों की जानकारी अगर उस मीडियम से जा रही है लोगों तक, बहुत अच्छी बात है।
बट इसके साथ ही आपको क्या ये लगता है कि अगर इंफॉर्मेशन को रोका जा रहा है या वो सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रही है तो ये भी प्रोपेगेंडा को बढ़ने में मदद देता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि डिमोनेटाइजेशन जब हुआ उसके बाद उसका क्या असर हुआ इसकी पूरी डिटेल्स लोगों तक नहीं पहुंची, ठीक है? या फिर कई बार अलग अलग कमिटीज की रिपोर्ट आती हैं जिसमें मैं कोट करना चाहूंगी जाट आंदोलन को, मुरथल गैंगरेप केस जो हुआ था उसको लेकर बहुत लोगों ने बहस की, लेकिन जो उस पर कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट एक पब्लिक डोमेन में उस तरह से नहीं गई और उसकी वजह से स्पेकुलेशंस बढ़ते हैं, प्रोपेगेंडा बढ़ता है। तो सरकार की भूमिका क्या यहाँ पर ये होनी चाहिए कि वो उस जानकारी को सही तरीके से सही मीडियम से पब्लिक डोमेन तक लेकर जाए? मीनाक्षी, आज का जो युग है उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को रोक ही नहीं सकते, राइट? उसमें सिर्फ एक ही चीज आप कर सकते हैं, अगर आप सरकार हैं या कोई संस्था है, आप एक ही चीज कर सकते हैं कि आप सत्य को जल्दी से जल्दी सबके सामने रख दें, क्योंकि सत्य नहीं रखेंगे तो असत्य घूमेगा हर जगह, तो रोक नहीं सकते। और ये जितनी भी जो भी आप कह रहे हैं, ये जितने भी कमिटीज वगैरह होती हैं, इन सबकी रिपोर्ट पब्लिक होती है। एक तरफ तो हिंदुस्तान ऐसा था, भारत ऐसा था जहां कोई खबर रुकती नहीं थी, और आप तो सब मीडिया के लोग हैं, आप तो सब जानते हैं कि कैबिनेट में कोई डिसीजन होता था और वो मीडिया के पास वहां डिसीजन होने से पहले पहुंच जाता था। तो मोदी जी मोबाइल रख लेते और हैं। अब आप बात कर रहे हैं अभी कि जो कमेटी की, जो एवरेज कमेटी की रिपोर्ट है वही बाहर नहीं जा सकती, तो इजंट इट अ डाइकोटमी? बहुत अलग अलग बात कर रहे हैं। हाँ, जो महत्वपूर्ण बात है उसको, जो सरकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसमें सीक्रेसी होनी चाहिए, वो कम से कम कह सकता हूं कि पहली सरकार है जहां लीकेज नहीं होता, ना पैसे का लीकेज होता है ना इंफॉर्मेशन का लीकेज होता है, जहां नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बात यहाँ कश्मीर की हुई थी तो उसी को थोड़ा आगे ले जाना चाहते नहीं, हैं। ये कमेटी किसी दूसरे की बात कर रहे थे, बट टेकिंग ऑफ फ्रॉम दैट डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात हुई थी और उससे पहले कश्मीर की बात हुई थी। प्रोपेगेंडा, इट्स अ वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा, यू वुड एग्री, इन कश्मीर एटलीस्ट। वहां पे एक आमने सामने कौन है? एक वो लोग हैं जो कि जोर से और लगातार प्रोपेगेंडा करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पब्लिक में बोल भी नहीं सकते। आप किसकी तरफ? ये वन साइडेड प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो कैसे, अगर दूसरी साइड को कोई तो रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आती है? आप मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल, हम तो उसकी साइड में है जो कि सही है, जो लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जाहिर सी बात है हम उनकी साइड नहीं है, पर हम उनकी साइड नहीं बोल सकते ना, उनकी साइड सरकार लेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक यंग मेजर का केस आया था जो कि कंपनी कमांडर है, उन्होंने जीप पे जो बांधा था एक स्टोन पेल्टर को, उसकी तरफ से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने वीडियो ट्वीट किया, एक्शन मांगा, जोर जोर से उसके खिलाफ विरोध हुआ। उस आदमी के लिए खड़े होने के लिए कौन था? आपको लगता है सोशल मीडिया पे कम सपोर्ट था? वो तो सोशल मीडिया रहा। और जो सेना की जो इंक्वायरी हुई, मुझे लगता है उस इंक्वायरी की भी काफी हद तक तो खबरें बाहर आई गई हैं अभी तक, कि उनको सही पाया गया कि जो परिस्थिति थी उसमें उन्होंने सोच समझ के ऐसा निर्णय लिया जो आउट ऑफ द बॉक्स था, किसी को कोई उससे हानि नहीं हुई और मिशन भी अकम्प्लिश हो गया। तो कहां की बात कर रही हैं आप? और जो मैंने सबसे पहले शुरू में कहा कि सबके घरों में एक खिड़की है, उस खिड़की से जो वही दिखाया जाता है जो आपका कैमरा वहां पिकअप कर रहा होता है। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि जहां पर पत्थरबाजी हो रही होती है सभी कैमरे वहीं पहुंच जाते हैं, और जब वहां पत्थरबाजी खत्म हो रही होती है तो दूसरी ऐसी जगह जाते हैं जहां वहां पत्थरबाजी हो रही हो। तो एवरी टाइम द कैमराज ओनली पिकिंग अप पत्थरबाजी, राइट? तो दुनिया को यह लगता है कि कश्मीर की स्थिति बहुत खराब है। मुझे लगता है कि आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अगर वहां कश्मीर में भेजें और उनको बोलें जरा पूरे कश्मीर में जाके देखिए कि स्थिति क्या है। स्थिति बहुत साधारण है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी नहीं है तो क्यों गृह मंत्री को बार बार जाना पड़ रहा है? महबूबा मुफ्ती को क्यों प्रधानमंत्री से मिलने यहाँ पर आया? एक हिस्से में तो परिस्थिति खराब है। शुड वी वेट फॉर द सिचुएशन टू गेट वर्स? नहीं, लेकिन मीडिया क्या वहां से कैमरा हटा दे? नहीं, हटाने की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरी परिस्थिति जो है, पूरा वातावरण है, वो देश को दिखाएं आप। जब वो आपको देश को दिखाएंगे तो अपने आप पता चलेगा कि परिस्थिति साधारण है। कुछ जो लोग हैं वो भड़काए हुए हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है। आप ही के चैनल ने हमने साफ दिखाया है। हाँ, अच्छी बात है। हुर्रियत क्या कर रहा है वहां पर वो हम ही ने दिखाया है। ये अब मैं जरा एक बार कुलभूषण जाधव पर जाना चाहती हूँ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, उस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि आर्मी और स्पोर्ट्स से आपका बैकग्राउंड रहा है। क्या पाकिस्तान से डील करने में, मैं बड़ी तस्वीर की तरफ बढ़ रही हूं आपकी मिनिस्ट्री से, क्या पाकिस्तान से डील करने में इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी हम माने, या फिर हम ये समझें कि बहुत कुछ नहीं हासिल हुआ है क्योंकि पाकिस्तान का रुख आज भी वही है? वो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, हम बेटर टीम के साथ जाएंगे हेग और अगली बार कुछ करेंगे। आपने दो अलग अलग सवाल पूछे हैं और अपने आप में दोनों बिल्कुल भिन्न हैं।
एक एक इंडिविजुअल केस का है और एक आपने मैक्रो लेवल पे भारत और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, रादर भारत की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के से ताल्लुक रखती है, उसके बारे में आपने सवाल पूछा। जो इंडिविजुअल केस का है, देखिए, जब यमन में भारतीय फंसे हुए थे, इराक में भारतीय फंसे हुए थे, हमने हर वो कोशिश करी कि वहां से, और उसमें सफल भी रहे कि हम वहां से उनको निकाल के वापस लाए, यहां तक कि दूसरे देशों को भी लेकर आए। भारत का हर व्यक्ति इस सरकार के लिए प्रिय है और हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अब चाहे वो एक व्यक्ति हो या 100 व्यक्ति हो, वो भारतीय नागरिक है और किसी और दूसरे देश में अगर फंसा हुआ है तो भारत की सरकार उसके लिए लड़ेगी। ये आज की सरकार है, ये मोदी सरकार है, ये डरने वाली नहीं है। और हर वो चीज का इस्तेमाल करा जाएगा ताकि भारतीय नागरिक सुरक्षित रहे, चाहे सेना हो, चाहे उसके अंदर डिप्लोमेसी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हो। इस केस के अंदर यही हो रहा है और बाकी सब आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसके ऊपर काम कर रही है। जहां तक आपने बात रखी इंडिया की जो रुख है पाकिस्तान की तरफ, मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट आज तक नहीं था। हमने बिल्कुल सीधा एक बात रखी हुई है कि जो टेररिज्म है और बातचीत है, टेररिज्म एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर। पर क्रिकेट होगा सर, 4 जून को चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ, मैच होगा क्रिकेट का। जिस चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं उसकी बात कर सकता हूं। मुझे इस बात की कोई खबर भी नहीं है और ऐसे तो भारत के नागरिक पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान के नागरिक भारत आ रहे हैं। कभी कभी आप अपने टीवी पे पाकिस्तान वालों को दिखा देते हैं। टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, बट विल यू टेल महबूबा मुफ्ती दैट? नो, सी, ऑल योर पॉइंट जो आप कह रहे हैं, दैट मस्ट बी एड्रेस्ड एट द राइट लेवल। पर जो अगर आप जो बात कह रहे हैं कि सीएम से जो बात रखी जाए, वो अपने लेवल पे रखी जाएगी। और हालांकि ये बात मेरे मंत्रालय से ताल्लुक भी नहीं रखती, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूं और इस सरकार का एक मंत्री होने के नाते ये कह सकता हूं कि इस सरकार की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ जो है बिल्कुल स्पष्ट है। वी आर वेरी क्लियर दैट टेररिज्म एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर। सबसे पहले अगर बात होगी तो टेररिज्म के ऊपर ही होगी बात। सवाल का लेकिन सब मुझे जवाब नहीं मिला। क्रिकेट मैच हम खेलेंगे क्योंकि पाक के साथ पॉलिसी बनेगी, तो यही होता है कि जब सरकारें बदलती है कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती है। 1999 में जब करगिल वॉर चल रहा था, 8 जून की तारीख थी, भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहे थे। बीसीसीआई कब से सरकार का हिस्सा बन गया? करगिल का युद्ध चल रहा था। बीसीसीआई कब से सरकार का हिस्सा तो क्या हम माने कि देश के खेल को हम उससे नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं आपकी बात, बीसीसीआई का अलग डिसीजन होता है, पर यही वो बीजेपी है जो कहती थी कि एक बार क्रिकेट खेलते हैं, एक बार बिरयानी खिलाते हैं, फिर अगली बार वहां पर हमारे जवानों के सिर काटे जाते हैं। इसीलिए आपसे यह सवाल कि क्या इस पाक इंडो पाक पॉलिसी में क्रिकेट शामिल है? देखिए, क्रिकेट बीसीसीआई इज नॉट पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरकार कम से कम बिरयानी नहीं खिला रही है पाकिस्तान को। और उस बात के लिए मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अगर सेना से भी आप पूछें, और आपके कुछ एक जो जर्नलिस्ट है तो वहां मुलाकात करते रहते हैं सैनिकों के साथ, इतनी क्लैरिटी कभी भी सेना के पास नहीं थी कि जब चाहे अगर उनको स्थिति ऐसी लगे तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। और इतना हौसला भी कभी सेना का नहीं था जितना आज है। तो ये जो परिस्थिति है, जो पूरी सिचुएशन है, दिस इज व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल अबाउट। और एक रोग नेशन है पाकिस्तान, एक सिंगल एंटिटी से गवर्न नहीं हो रहा। पाकिस्तान का जो प्रशासन है एक सिंगल एंटिटी से गवर्न नहीं हो रहा, अलग अलग एंटिटीज हैं उसके अंदर, तो वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वी आर डीलिंग विद 5 or 6 पीपल। If I say people, is with institutions. We are dealing with 5 or 6 different institutions there. But we are very clear in it. और इस टाइम पे आपकी ये क्लैरिटी बनी रहेगी, भले से ही आपका जो अलायंस है उसका आपको बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े? देखिए, अलायंस हमेशा एक मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग से होता है और उस मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग में कम से कम कश्मीर के अंदर हम सही दिशा में चल रहे हैं। देयर इज नॉट बीन एनी वायलेशन ऑफ दैट। आपने एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा था कि सारे स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे, और उसी का हवाला बार बार पीडीपी आपको देती रहती है, ये कहती है हुर्रियत से बात करो, क्योंकि एजेंडा ऑफ अलायंस में है। और उसको ध्यान में रखते हुए कश्मीर की स्थिति एज रिगार्ड्स द गवर्नेंस, वो जैसा हम चाह रहे हैं वैसी है। और मुझे लगता है कि ये जो एक्सेसिव फोकस आप अभी कश्मीर के ऊपर रख रहे हैं, उससे आप जो बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है भारत की, वो उसी तरह से जिस तरह से यूपीए इसको बिल्कुल भूल जाता था, किसान को, गांव को, गरीब को, उसी तरह से आज तक भी आज भूल रहा है।
अच्छा नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से एक मुद्दे को वहां पर जो पूरे देश के जो मानचित्र है उसके अंदर ये वाला जो इशू है, दिस इज रेलिगेटेड टू ओनली वन पोर्शन। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग कंट्री? पूरे भारत का क्या होगा? यूथ की बात करें, जो इतना बड़ा जो वर्ग है उसका क्या होगा? क्योंकि क्या आज तक उसको इमोशनल इशू है पूरे देश के लिए, उसको टैकल कर इसीलिए रहे बड़ा हैं, है इशू। उसको टैकल कर रहे हैं। यूथ आपसे बहुत इंस्पायर्ड फील करता है, स्पेशली जब आपके सोशल मीडिया पर जिम ट्रेनिंग करते हुए वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें आपके कोलीग मिनिस्टर्स उस चैलेंजिंग बताते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि आप तो ऑलरेडी इतनी अच्छी फिटनेस में है, लेकिन कहाँ से बीच में वो टाइम निकालते हैं? और इतने लोगों को जो आप इंस्पायर करते हैं, किसी और को अगर नंबर देना हो अपने कैबिनेट में से, तो किसे आप सबसे चैलेंजिंग बताएंगे? किरण रिजिजू का नाम पहले मेरे दिमाग में आ रहा है, बट उनके अलावा कोई और नाम अगर आपको देना हो तो? देखिए, अगर मैं अभी बोलूं कि anyway, फिर आप बोलेंगे कि ये मोदी जी की बात कर रहे हैं। फ्रैंकली आई मीन, आप मुझे फिट समझते हैं और किरण रिजिजू, हम सब जाते हैं, चाहे दिन रात को मिलते हैं, कभी सुबह मिलते हैं, बट द पर्सन इज ऑलवेज अ वेरी हाई एनर्जी। अभी अमित शाह जी 95 डेज की यात्रा पे निकल रहे हैं। मैं तो सोच के थक जाता हूं कि 95 डेज की यात्रा, वो भी ऐसी गर्मी में। यही गर्मी है जब यूपीए सरकार पूरी छुट्टी पर होती थी। इस समय ऑल द मिनिस्टर्स यूज्ड टू बी अब्रॉड गर्मियों में। आप सब जानते हैं, भले ही अभी कैमरे के सामने आप हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं। और इस समय पूरी की पूरी भारत सरकार और मंत्री, आप देखिएगा, पूरे देश के दौरे पर होगी। 900 प्लेसेस, 900 इवेंट्स हम करेंगे मई में। 900 इवेंट्स। कौन सी सरकार में दम है हमारे बराबर काम करने के लिए? और जब काम नहीं कर सकती तो अस्तित्व तो खत्म होगा ही। वी आर गोइंग टू द पीपल, हम उनका फीडबैक वहां से ले रहे हैं, हम सरकार की बातें वहां तक ले जा रहे हैं, और इसमें बहुत परिश्रम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और ये पुशअप से पूरा नहीं हो सकता। ये 3 इयर्स पे इतने मेगा इवेंट्स प्लान हो रहे हैं। देखिए, हमें तो मौका चाहिए। 3 इयर्स हमें हमेशा मौका चाहिए। अंजना जी, मौका दीजिए 15 अगस्त पे हम जनता के बीच में चले जाएंगे। मौका दीजिए एनिवर्सरी पे हम जनता के बीच में चले जाएंगे। मौका दीजिए बजट में हम जनता के बीच में चले जाएंगे। आप मौका तो दीजिए। क्या इस बार क्या क्या कर रहे हैं? छुट्टी तो बनाने दीजिए एक हमें। हाँ, आपकी भी छुट्टी काफी बंद हो गई, मैं जानता हूँ। और सैटरडे संडे भी आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है। मुझे याद है जब मोदी जी एक बार कहीं यूएई से जब रात को आए थे, तो जो मीडिया उसको कवर कर रही थी, उनको ब्रेक लेना पड़ा था, और जो दूसरी उनके जो एक सेकंड बैच गया था कवर करने के लिए। बट द मैन इज फुल ऑफ एनर्जी एंड थैंकफुली ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। ये नहीं, वो 3rd ईयर ऑफ इवेंट्स पे मैं आना चाह रही हूँ कि वो किस तरह के इवेंट्स आप लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी कभी 3D पे अवतरित हो जाते हैं, कहीं कहीं पर अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब आप जो बेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स है, जो कि सरकार से बहुत दूर रहती थी पहले, वो सब आप लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो भी मुझे लगता है आपके काम का हिस्सा होगा कि कैसे ये इवेंट्स प्लानिंग करनी है। दी ऑब्जेक्टिव इज, जो लक्ष्य है वो ये कि इस देश का कोई भी जिला या कोई भी प्रांत नहीं छूटना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा न समझे कि ये सरकार मुझ तक नहीं पहुंची। चाहे अंडमान हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह हर मंत्री जाएंगे, चाहे वो प्रदेश के मंत्री हों या देश के मंत्री हों, ये हर जगह जाएंगे और सरकार जो काम कर रही है वो वहां तक पहुंचाएंगे। कारण क्या? कारण ये कि अ पर्सन इज ओनली एम्पावर्ड व्हेन ही नोज कि मेरे लिए कौन सी स्कीम है, कौन सी योजना है जिसका मैं लाभ उठा सकता हूं। मेरे काम का, यानी हमारे मंत्रालय का काम का जो एक सिंपल पैरामीटर वो ये है कि हम कभी सड़क पे जाएं या कभी गांव में जाएं, किसी किसान के खेत में जाएं, तो उनसे पूछें कि आपके लिए केंद्र सरकार ने क्या योजना बनाई है। अगर वो बता सके, इसका मतलब हमारा काम सफल है, क्योंकि उन तक ये पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं ये बात पूरे सच्चे मन से रखना चाहूंगा कि मीडिया 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। इसका मतलब सूचना जो है, देश की जो स्कीम्स हैं, वो जनता तक पहुंचाने का भी एक दायित्व मीडिया का बनता है। लेकिन वो सिर्फ आज पेड मीडिया से हो रहा है। यानी हम विज्ञापन दें तो सरकार की योजना जनता तक पहुंचाएंगे आप, विज्ञापन ना दें तो आप फिर पत्थरबाजी की बात होगी या ऐसी बात होगी। ये थोड़ा सा लगा ऐसा जैसा कि आप कह रहे हैं कि मीडिया वही दिखाना चाहती है, वही दिखाए जो सरकार चाहे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मनरेगा हो, आधार हो, आप सब पर उंगली पहले खड़ा करते थे, वो वक्त था। अब आप सरकार में है, उसी आधार को आप लिंक कर रहे हैं। तो हर सरकार और जो ऑपोजिशन पार्टी है उसकी पोजिशनिंग अलग होती है। मीडिया अपनी जगह तटस्थ है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की जो योजना है वो सिर्फ विज्ञापन के रूप में ही क्यों जनता के पास पहुंचती है। और आप मीडिया देख रही है,
48 घंटे में देखिए आज तक, और ये जानिए कि आज तक में विज्ञापन के अलावा कौन सी स्कीम्स, कौन सी योजना आप तक इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। नहीं, ये अलग है। एक छोटी सी चीज बोलना चाहती हूँ। इन्होंने विज्ञापन कर दिया वैसे आज तक का बैठे और हमने देखा कि आपने कैसे पेड मीडिया वाला जो वो फ्रेज है वो भी आपने बीच में लाए। बट जहां तक सिर्फ पत्थरबाजी की आपने बात की, तो यही हमने आज तक पर ही हुर्रियत का जो चेहरा है वो भी बेनकाब किया, जो पत्थरबाजों को पैसा देते हैं। हमने आर्मी के गुडविल स्कूल भी दिखाए, और जब पुलिस की रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई वो भी हमने दिखाया। ये राजवर्धन जी आप भी मानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्थरबाजों पर ही कैमरे रहते हैं, और सिर्फ पेड मीडिया नहीं, जो अच्छा काम हो रहा है वो भी दिखता है। पर जो आप 3 साल का जो इवेंट्स की बात कर रहे थे, उस पर एक सवाल पूछना चाहूंगी, दो सवाल पूछना चाहूंगी, 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक सीनियर लीडर जिन्होंने कहा कि आज की जो बीजेपी है इवेंट बहुत अच्छे मैनेज करती है, और दूसरे कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने कहा कि इस तरह की स्पिन डॉक्टरिंग होती है आज सरकार में कि लोग उनके झूठ को भी सच मानते हैं और हमारे सच को सुनने को कोई तैयार नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? इस पे कुछ प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस बात को बतलाता हूं कि जो आप जब भी कोई कार्यक्रम जनता तक लेके जाते हैं, उसके अंदर उस कार्यक्रम का मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कितने लोग आएंगे, आपकी जनता कितनी आएगी, वो किस तरह से आएगी, किस तरह से वापस जाएगी, वहां पर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं, ये सब तो किसी भी इवेंट का हिस्सा है। तो इससे आपने जब ये कॉन्क्लेव आयोजित करा, तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि इसको हम मैनेज किस तरह से करेंगे? बट यू आर द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। सो हमें भी, आप जिस तरह से आज संदेश लेकर देश भर में जा रहे हैं, हमें भी संदेश देश भर में लेके जाना है, और उसके अंदर मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट। व्हाई इज मैनेजमेंट टुडे बीइंग रिडिक्यूल्ड एज समथिंग दैट इज नेगेटिव? इट इज नॉट। आपके जितने भी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, आज तो उनको बहुत बुरा लग रहा होगा कि कांग्रेस उनको इतना एक तरह से ब्लैकलिस्ट कर रही है कि मैनेजमेंट इज वेरी बैड। मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। इसको अगर रिफ्रेज करें तो एक चीज है कारोबार की तरक्की, और एक है तरक्की का पूरा कारोबार बिछा देना। कारोबार की तरक्की और तरक्की का एक पूरा कारोबार बिछा देना, उसमें महारत है क्या आपकी सरकार को? देखिए, ये तो देखने का एक नजरिया है। हम अपोजिशन जरूर यही सोचेगा। मुझे लगता है कि आज अपोजिशन अगर हमारी कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ खामियां हैं हम में, वो जनता तक लेके जाए, और जनता तक ले जाने से पहले पार्लियामेंट में उसको रेज करे, तो वो सही डेमोक्रेसी होगी। पार्लियामेंट तो उन्होंने रोक रखी है, पार्लियामेंट तो चलने नहीं देते। उनकी एक ही स्ट्रैटेजी है, वो ये कि दूसरे की स्ट्रैटेजी चलने मत दो। ये आपने अच्छा पार्लियामेंट का जिक्र कर दिया, उससे वेंकैया नायडू याद आ गए। कहते हैं लोग कि हेडमास्टर की तरह वो रहते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, तो वैसे ही आपके साथ भी हैं, और कहते हैं एमओएस को बहुत ज्यादा काम नहीं होता। तो ये दोनों चीज पर आप का रिएक्शन चाहिए। मैं बहुत फ्री रहता हूं और नहीं, आई एम लकी टू हैव 2 वेरी गुड मिनिस्टर्स। वन वाज मिस्टर जेटली एंड वन वेंकैया नायडू। बोथ हैव देयर यूनिक क्वालिटीज एंड बोथ आर वेरी सीनियर लीडर्स। तो एक तरह से मुझे एक काम करने का एक अच्छा माहौल मिलता है। वेंकैया नायडू जी की आपने बात करी, तो वो हमेशा खुश दिल रहते हैं, हमेशा मजाक करते रहते हैं, और मेरे ख्याल से आप सबके तो फेवरेट हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजवर्धन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। So, in fact, now let's have this conversation in English for a while. We're with the MOS Information and Broadcasting, Rajyavardhan Rathore, someone who is also the young face of the cabinet. Is this also a conscious effort, Mr. Rathore, to, the image that this government had of, a party which is very traditional, but here you also have young progressive faces such as yourself, Kiran Rijiju, a conscious image building in that sense? No, frankly, I don't think so. I mean, look at my background. I've been in the army for 23 years. I've been a sportsman. I've played for this country. I have nobody in politics. To give people like me an opportunity is perhaps only Modi government. No other government would have given us an opportunity. And I see this as a government that sees merit and then gives an opportunity for those meritorious people to perform. And if we perform, we'll exist. If we don't perform, we will not exist. I continuously in my ministry, and mind you, it's very hard work right now. It's very, very hard work. I worked hard in the army. I worked hard as a sportsman. I thought probably I would have seen the pinnacle of hard work, but this is serious hard work.
And I see here ministers that are working even harder. Why are we doing all this? We're doing all this because it's a commitment to this country that we will bring about a change. It's a sense of responsibility. My salary is less than what I was drawing earlier, right? You're not working for a salary. The soldier doesn't die for a salary. There is a passion involved. And this government is all about that passion. An undying commitment to change this country come what may. It's interesting to see you in this avatar because we know the sportsman, we know the army man in you, but speaking like this with this oration. What is the big change you've done in the past 3 years? If as MOSINB I ask you, what is the big change that you've done? We don't want to know about demonetization or surgical strikes because we know that those are claims. In changing India's scenario, Yes, we've done something. what is the big ticket change? Exactly. Anjana, we've done something that this country felt cannot ever be changed. This country always, and I was a part of that set of people that would say, ये तो system है, ये system नहीं बदल सकता, इसके हिस्सा बन जाओ. I've been that youngster who used to say this. Become a part of it because this system cannot change. That system was corruption in this country. It was so deep-rooted that no one could ever imagine that someone can take a step to change it. Why? Because the politicians of this country were the ones who started this system and were benefiting from this system. So at least we have a Prime Minister now who's come into his office with 2 suitcases, and he will perhaps leave with those two suitcases, who says that I will root out this corruption and I will start taking those steps. Who could ever imagine that somebody would take a step like demonetization? Who could imagine that an SIT would be formed on day one? The first decision was SIT. Who would imagine that if you have money which is undeclared in the banks outside, you will go to jail for 10 years minimum? At least those people who perhaps were part of this system would never take such a decision. But That Rahul means Gandhi says it's a suit boot ki sarkar. That's his level of thinking. So let's go beyond. Okay. Mr. Rathore, considering your sports background, you brought silver medal to us from Athens. Sports ministry, is that close to your heart in some way? I think when I got this ministry, I was a little taken aback, of course. My own PR has been the worst when I was a sportsman. But this is something that I'm learning, and I'm learning from some of the best people. So I'm now understanding what happens behind the newsroom and what happens inside. It's very interesting. And more so because the reach is to every ministry. So I think it's a blessing for me that I'm able to reach out. So it's a new learning for me. I'm able to reach out to every ministry. I'm able to find out what's happening in every ministry. So it's a great learning for me, personally. I couldn't have been more happy. Going back to that question, because that's a question that a lot of people ask. You go and talk to an average Indian. He'll say, why aren't sports people given such ministries? Because they know the ins and outs. I don't want to go into the faux pas that Mr. Vijay Goyal did recently posing those selfies, because that will derail the conversation. But you as a sportsman would know what this ministry needs. You as a sportsman would see it differently. But Anjana, why not? We are always working as group of ministers. In fact, all decisions are taken by group of ministers. It's never alone. In fact, contrary to what you all believe here, that the Prime Minister, you would believe that the Prime Minister is such a person who would never listen to anyone. Contrary to that, he is constantly listening to the advice of people. And that is why he sets up these group of ministers for everything. Be it the 3-year, be it the task force that is being created for sports, since you're talking of sports. For everything, there's a group of ministers that takes decisions. So it's a collective leadership here. As a former soldier, even as we speak, in Nogam, 3 soldiers have been martyred. Far too many men we've lost in the recent years, in the past 3 years. As a soldier, do you think that there is something which we are missing in our relationship with Pakistan, in our reaction to Pakistan, and how we are handling Kashmir? And these are peace times. Ask the soldiers if these are peace times. These are peace times in Delhi, not at the borders. When you are faced with a country or an adversary that is not willing to give up so easily, for whom in that country a section of that country feels their sole existence depends on an adverse situation at the borders, then they will continue to do so. They have
their elected government at one place, they have their army at the other place, and then they have this creature ISI at the other. So they are all working in perhaps different directions, I would presume. So we are dealing with such people who are not willing to give up. So they will try their level best to try and hit us as many times as possible. Their objective is of bleeding the country by 1,000 cuts. Our intent is to not give up, not give in, but to give it back by equal or a greater measure. And that way this leadership is very, very clear that we will hit back. So in a situation wherein the borders are changing as we speak right now, there is no international border, Padma. You need to understand that. As you and I speak here, as you and I perhaps drink coffee here, the borders are changing there. If a border changes, somebody will die. So the situation is not peaceful there. But our country and our leadership has given the free hand to the army that whenever you feel that there is a situation and you need to act, you don't have to look back to Delhi. You act there. Are we giving back in equal or greater measure? Absolutely. And there are many things that perhaps may not be palatable on this table, and the Indian Army is doing that. It may not be publicized as much as when we are faced with an incident, of course it will be publicized, because that's one of our soldiers. His body is going to come back home. But what is happening across the border on every day, every night, will not come to the television sets of India. But it is happening. Our army is very strong and very capable of hitting back and eager to hit back, let me tell you. Mr. Rathore, let's move on to social media. It's a time when everything is viral, just in moments, in minutes. And I would like to quote an example. There was a picture of Mr. Narendra Modi. This was a mock picture. He was having this broom in his hand and he was cleaning floors. That picture was fake picture, but it was viral, and many people were believing it that it was true. So, is there any need that government should come in front of that and give the right information? There should be a mechanism for that. There should be a system for that. Your take on that? Meenakshi, it is near impossible for all countries, and when I say all countries, when we have visitors from other countries, we are actually talking to them, discussing the challenges that each of the country faces, and perhaps learn from each other's example. This is a universal phenomenon, that social media or internet cannot be regulated. It's not easy to be regulated. And so therefore, these are things that are bound to happen. Now, you could perhaps, at some point of time, whenever the country feels the right time, maybe have an act which is a balanced act. Maybe. Today there's nothing much on it. So it can be there. It all depends. We are moving, these are new times. These are changing times. And therefore, we'll have to change accordingly. As whenever the country feels is the right time to have an act, an appropriate balanced act will be there. Because Padmaja mentioned that, it's coming back to my mind repeatedly, because you've been in the army. Do you want to openly support that? Because Captain Amrinder just a day before wrote a huge article in which he supported the major for taking that decision and tying that man in front of his jeep because he had to deal with the stone pelters and rescue a team of people during the elections. In that split second, the decision he took, does Rajyavardhan Rathore actually feel that that was the right decision? And would you be open in supporting that officer and his split-second decision? I think the Minister of Defence has already stated that the officer took an action in these circumstances. The fact that everyone was safe, it's an out-of-the-box new thinking of the soldier. Mr. Rathore, we can't have this session without me asking this to the Information and Broadcasting Minister. Why does this government have such an adversarial relationship with the media? Or is seen as having such an adversarial Finally, relationship? this question comes up. Absolutely. If you're having the session and 3 years, we have What to took you ask. so long to ask? I thought I'd ease you into it. You have to compare with what was happening in UPA to now to get the answer to this. At that point of time, certain people in the media were having an extra cozy relationship with some of the ministers in UPA government. And therefore,
having very easy access to not just information, but also interfering in the decisions of that government. I think now the balance has been set right. The media's responsibility is to take the decisions of the government, threadbare it, discuss it, take it to the people, also pick up the nuances of the implementation of that policy and bring it back, right? Make the people aware. That is the task of media. That's exactly what the media is doing. And So question it's not a, when it needs to be questioned. sorry, And question. questions. That's when I said when you threadbare something, you're questioning the government. When you bring back feedback about implementation, you're again questioning the government. Very much required. Contrary to what people believe, what media believes, certain section of the media, this government absolutely believes that the media needs to be fair and media needs to be neutral and media needs to question. But the media cannot be cozy with the government. Media and government cannot go hand in glove in taking decisions which benefit the two pillars and leave aside the rest of the people. No, but of the country. allegation is that dissent is treated as anti-national by your government. I think the amount of dissent that's been there purely against the Prime Minister is unprecedented by all means and by all periods of time. But that Prime Minister accepts it, takes it in a stride, which means it is completely acceptable. No, but there have been hours and hours of, you can't complain this about Mr. Narendra Modi and media. Media has given him fair place and a huge amount of place, and the Congress would be complaining that actually you show Mr. Modi more, but you don't show Mr. Rahul Gandhi more. So that was not happening. But is dissent actually looked down upon, anti-national, run down upon as anti-national by the And government? also one more line into it. There are whole digital armies who are doing this. Digital armies. And I will add to that, there is a huge gap between being cozy with the government and then being called prostitutes by every second person. Including a former minister, a minister who was in... Is today a grievance redressal? No, I think these are perceptions really. There is no answer to this, and certainly dissent is absolutely welcome. It strengthens the democracy, so certainly it's not anti-national. So, I mean, I really don't know. This is absolutely normal. Will you unequivocally condemn anyone being called a prostitute? What is the definition of prostitute? What is prostitute? I'm asking you. I don't know. Mr. V.K. Singh tweeted this. Ask him. And I was the really word don't know. used. Sincerely, my English is not that good, by the way. थोड़ी बहुत मैं बोल लेता हूँ, नहीं seriously, मैं थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, but कुछ एक शब्द मेरे समझ नहीं आते, मैं Google करता हूँ. Isn't that चुपचाप offensive? से. Offensive in a democracy where people have a right to differ, question. People have a right to speak also whatever they. Just people have a right to speak whatever they want. Thank you so much. I think No, but we've bombarded you. we can't let you go before you tell us, since you are, responsible for building the image of the government. 3 I'm years, not. a landmark. My job is to take the policies of the government to the Okay, people. convey the information. The Yeah. one slogan that Yes. this government will go with to the people. अच्छे दिन आ गए हैं. We That's can what the ask government him, believes. in fact, for 5, not only for 1. हाँ, तो अब अच्छे दिन अगर आ गए हैं तो आगे की क्या प्रॉमिस लेके, क्या स्लोगन लेकर के आप लोगों के पास जाएंगे इलेक्शन? Achhe Din is a journey. As you keep moving, the Achhe Din should keep, our standards of Achhe Din will keep going higher. Right? Today what is Achhe Din to you can be heaven for a poor man. Right? So Achhe Din is a journey for each one of us. There'll never be a destination for Achhe Din. We will keep moving ahead. Why don't you have a little patience and wait for a couple of days and the slogan or whatever will come out. What is the slogan after all? The slogan is a message. Concise, जो भी सरकार ने काम करा है, whatever is the perception all around, we narrow it down to one simple message. And that will be known on the 26th. तो 2019 में आप कहेंगे कि और भी अच्छे दिन आने वाले हैं. Undoubtedly, wouldn't you want that? अब आप सरकार क्या Wouldn't, message you दे would रही है? want it for your family, I would want it for my family, we all would want it for the entire nation. Thank you so much for joining us. I think we bombarded you with questions from every ministry, but because you're MSINB, you came up with We'll very... keep taking your grievances regularly, that's not a problem.
All right, thank you very Thank you much, so Mr. much. Rathod. थैंक यू मिस्टर